ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंसुलेटेड केबल। क्लियर? तो इंसुलेटेड केबल स्टार्ट करने से पहले ठीक है, तो इंसुलेटेड केबल क्या होते हैं, कोई बता सकता है? ये तो अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंसुलेटेड केबल क्या होते हैं, एनी आइडिया? हेलो सर, इसके ऊपर पीवीसी की कोटेड होते हैं सर, जिसमें अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं अंडरग्राउंड वो होते हैं। वेरी गुड। मतलब अगर हम घर के वायरिंग की बात करें तो वो, और अगर हम हाई वोल्टेज पे जाना चाहें तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हम अंडरग्राउंड केबल के बारे में बात कर सकते हैं। यानी जो आपका इंसुलेटेड केबल होता है उसका मतलब क्या होता है, घर की वायरिंग वो तो नंगे तार होते नहीं है। जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो एक ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जिसमें हमें इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। ये जो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जहां पे हम इंसुलेटर वगैरह यूज करते हैं वो अलग फिनोमिना हो जाता है। ठीक है, जो इंसुलेटेड केबल होता है, इंसुलेटेड केबल का बेसिकली मतलब ये हो गया कि आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। ये इंसुलेटेड केबल का मतलब क्या है, प्रोवाइड इंसुलेशन। किससे इंसुलेशन प्रोवाइड करना है बताओ? कंडक्टर के ऊपर सर। इंसुलेशन किससे प्रोवाइड करेंगे? क्या दो चीजें हैं जिससे हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है? सर हाँ, प्रोवाइड इंसुलेशन किससे किससे इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं? सर पीवीसी होता है सर, और लेड होता है, पीवीसी और लेड। देखो, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसुलेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहा हूँ। मैं सिंपली एक लाइन के टर्म में बात कर रहा हूँ। तो प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम, किन किन चीजों से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं? पहली चीज तो अर्थ या ग्राउंड से, अर्थ और ग्राउंड। आप ये चाहते हैं ना कि हमारा जो कंडक्टर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए अर्थ के, और दूसरा फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, अदर फेज। शॉर्ट सर्किट, क्लियर? अदर फेज शॉर्ट यानी सर्किट। अदर फेजेस, अगर 3 फेज केबल है तो दूसरे फेज के साथ भी वो प्रॉपर कांटेक्ट में ना आए, यानी शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। क्लियर? इंसुलेटेड केबल का मतलब यही होता है कि हम प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें अर्थ से एज वेल एज अनदर फेज से हमें इंसुलेशन मिल जाए। क्लियर? तो जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, मतलब जैसे मैंने बताया कि घर घर की वायरिंग से लेके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल तक सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केबल जो होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? पहली चीज मैंने क्या बोला, घर की वायरिंग से लेके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तक, यानी लोकेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा, आपने कैसा इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, यानी टाइप्स ऑफ इंसुलेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? इसके अलावा नंबर ऑफ कंडक्टर जो आप यूज कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप किस टाइप का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है, स्टैंडर्ड कंडक्टर है या कि प्योर कॉपर कंडक्टर है, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। और तीसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो शिल्डिंग है, यानी कोटिंग। शिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, जो इंसुलेशन के लिए आप चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है, तो ये चीजें बताती हैं कि आप कैसे इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो दूसरे फेज के साथ कांटेक्ट में ना आए, फिर उसके बाद ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ना आए, यानी अर्थ के साथ कांटेक्ट में ना आए। क्लियर? ठीक है, तो आपका अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल टर्म में, तो ओवरहेड लाइन में क्या चीज प्रीडोमिनेंट होती है, इंडक्टर या कैपेसिटर? मतलब इंडक्टिव वैल्यू प्रीडोमिनेंट होती है या कैपेसिटिव वैल्यू?
ओवरहेड लाइन में क्या चीज प्रीडोमिनेंट नेचर का होता है? इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस? हेलो, सिराज, ओवरहेड लाइन में आपको अगर इंडक्टर यानी इंडक्टेंस वैल्यू और कैपेसिटेंस वैल्यू में क्या चीज का डोमिनेंस ज्यादा होता है, अगर आपको बताना हो तो क्या बताएंगे आप? सर कैपेसिटिव होता है, कैपेसिटर। ओवरहेड लाइन में कैपेसिटिव नेचर, कैपेसिटिव नेचर का यस मतलब समझ रहे हो? डाइलेक्ट्रिक होना। सर, चार्जिंग करंट तो होता है ना वहाँ पे। चार्जिंग करंट तो बिल्कुल होता है, चार्जिंग करंट तो केबल में भी होता है। तो तो सर ट्रांसमिशन ओवरहेड ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन में में ज्यादा आप होता देखो, ओवरहेड है, उसमें लाइन में ज्यादा मेन होता है सर, क्या है? कंडक्टर है, ज्यादा होता स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं। तो जो डोमिनेंस नेचर होता है वो इंडक्टर का जो नेचर होता है वो प्री डोमिनेंट होता है, यानी इंडक्टर मोर प्री डोमिनेंट। ऑब्वियस सी बात है कि इंडक्टर क्या होगा? मोर डोमिनेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि वो क्या है, टावर के साथ लटका हुआ है और सारी चीजें जा रही हैं। अगर मैं अंडरग्राउंड केबल की बात करूं, ओवरहेड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, तो अंडरग्राउंड केबल की बात करूं, मैं इंसुलेटेड केबल नहीं बोल रहा, मैं अंडरग्राउंड केबल बोल रहा हूँ, बात वही है। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? किस चीज की वैल्यू डोमिनेंट करेगी? आप यहाँ पे प्रॉपर एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। प्रोवाइड एक कर बार रहे और हैं, बताइए तो सर। क्या होगा? सर, एक आपका जो एक बार और बताइए सर, कैपेसिटर का समझ जो नहीं है। नेचर होगा, यानी जो भी कैपेसिटिव वैल्यू आएगी वो आपकी मोर प्री डोमिनेंट होगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच वैल्यू हैज इन ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल, जो भी चीज है। ठीक है, ये तो चीज क्लियर है कि जब कैपेसिटर का नेचर मोर प्रीडोमिनेंट है तो लार्ज चार्जिंग करंट भी होगा। चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? लार्ज चार्जिंग करंट होगा। क्लियर? ठीक है, सर तो ये सारी ओवरहेड में चीजें भी तो हैं। ज्यादा होता है सर ना। हाँ, ओवरहेड में भी तो ज्यादा होता है सर चार्जिंग करंट। विद रेस्पेक्ट टू अंडरग्राउंड केबल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैंने दो सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश करी है, तो जिसमें कैपेसिटिव नेचर ज्यादा होगा, अगर मैं मान लो सेम वोल्टेज की मैं लाइन बिछाना चाह रहा हूँ, एक मैं ओवरहेड लाइन 11 kV का डाल दिया और एक 11 kV का मैंने अंडरग्राउंड केबल डाल दिया, तो चार्जिंग करंट का बिहेवियर किसमें ज्यादा होगा? जिसका कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा होगा। कैपेसिटिव यस इफेक्ट सर। किसका ज्यादा होगा? अंडरग्राउंड केबल का सर होगा। अंडरग्राउंड का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैं दो सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? तो जनरली आपको ही पता है कि मतलब जो मटेरियल यूज होता है कंडक्टर के लिए, मतलब अंडरग्राउंड केबल हो या फिर आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हो, तो कंडक्टर का जो मटेरियल होता है वो क्या, कौन से दो मटेरियल यूज होते हैं? या तो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। अगर स्टैंडर्ड कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा खासा प्रोवाइड करने के लिए हम एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं, ताकि इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फीजिबल हो। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर अंडरग्राउंड केबल को हम प्रीफर करें, तो किस किस वजह से हम कर सकते हैं? ये हर वजह को मैं ये नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल टर्म में बताना है, आप किसी भी टर्म में बता सकते हैं, मतलब सराउंडिंग के टर्म सर में। मैं अगर मैं सर इन्वायरमेंट का मैकेनिकल बात स्ट्रेंथ। करूँ या फिर आसपास के मैकेनिकल एरिया स्ट्रेंथ। की बात करूँ, तो अगर सर आपको कोरोना इंजीनियर मैंने लॉसेस कम हो बोला, जाएगा सर। हेलो, मैंने आपको एज ए कोरोना इंजीनियर लॉसेस। अगर बोला कि 11 kV की लाइन आपको बिछानी है, दो तरह की चीजें हैं, ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमी अपनी जगह है। मैं कह रहा हूँ कि आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसे प्रीफर करेंगे और क्यों करेंगे? हेलो, अच्छा, सेफ्टी किस चीज में ज्यादा होगी, अंडरग्राउंड केबल के रेस्पेक्ट में या ओवरहेड लाइन में? अंडरग्राउंड में सर। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल को हम प्रीफर कर सकते हैं ओवर ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। यानी आप ये कह सकते हो केबल
will be preferred over transmission line, over overhead transmission line. क्या क्या रीजन दे सकते हैं? पहला, पब्लिक सेफ्टी. ऑब्वियस सी बात है कि सेफ्टी किस केस में ज्यादा होगी? सेफ्टी किस केस में ज्यादा होगी? अंडरग्राउंड केबल के केस में. क्लियर? क्योंकि ओवरहेड अगर लाइन है तो कोई भी मान लो आंधी तूफान आए चाहे कुछ भी आए तो वो लाइन टूट के गिर भी सकती है, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट भी हो सकते हैं. तो पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से अंडरग्राउंड केबल क्या हो गया आपके लिए? सर फॉल्ट ज्यादा मेंटेनेंस भी ज्यादा है सर. ठीक है. उसके अलावा अगर आपको शहर की खूबसूरती बढ़ानी है, यानी सीनिक ब्यूटी, ठीक है, यानी अगर आप उस शहर को देख रहे हो तो क्या होगा आपका? अगर अंडरग्राउंड केबल रहेगा तो विजिबल नहीं है, आपको पूरा पूरा एरिया दिखाई देगा. क्योंकि अभी जो भी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, अगर आपका मतलब जो भी अर्बन एरिया डेवलप किए जा रहे हैं, जो भी सोसाइटी डेवलप की जा रही है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल ही हम प्रीफर कर रहे हैं. क्लियर? जो भी नई नई सोसाइटी बन रही है, आप उधर चले जाइए, राजनगर एक्सटेंशन की तरफ चले जाइए, या फिर जो अभी नई नई सोसाइटी बन रही है वहां चले जाइए, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? अगर वो अर्बन एरिया है, पब्लिक ज्यादा है, तो हम पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से अंडरग्राउंड केबल को प्रीफर कर रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो सीनिक ब्यूटी है वो बढ़ रही है. क्लियर? ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों की वजह से हम केबल को प्रीफर कर सकते हैं. क्लियर? हेलो, क्लियर बच्चों? हेलो, यस एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बस यही है कि कॉस्ट क्या पड़ेगा? हाई कॉस्ट पड़ेगा. हाई कॉस्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमें प्रॉपर इंसुलेशन यानी हमें कोटिंग करनी पड़ेगी कंडक्टर के ऊपर. क्लियर? ठीक है. अब हम आते हैं सीधे केबल पे. केबल क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, और उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ से हम इसको उठा के लाते हैं नीचे. ये मैंने एक अंडरग्राउंड केबल का एग्जांपल लिया हुआ है. दिस इज द अंडरग्राउंड केबल, और आपको 3 कोड दिख रहा होगा, तो ये 3 फेज अंडरग्राउंड केबल है. क्लियर? तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि ये 3 कंडक्टर्स हैं. ये स्टैंडर्ड कंडक्टर भी हो सकते हैं, कॉपर कंडक्टर भी हो सकता है. क्लियर? ठीक है. लेकिन अगर हाई वोल्टेज की हम बात करेंगे तो वहां पे हम स्टैंडर्ड कंडक्टर ही यूज करेंगे. अगर घर के पे हम वायरिंग की बात कर रहे हैं, वहां भी स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हम कॉपर कंडक्टर यूज करते हैं. क्लियर? ठीक है. आपने घर की वायरिंग में अगर ध्यान दिया हो तो जनरली 2 तरह के आपकी रेटिंग होती है. एक 6 एम्पियर का आपका प्लग होता है, एक 16 एम्पियर का होता है. तो उस हिसाब से आपने देखा होगा जो इमर्सन रॉड्स होते हैं, क्लियर, जो एसी होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? 16 एम्पियर वाले उस पे चलते हैं. तो उनके वायर क्या होते हैं? कभी ध्यान दिया है सब चीजें? कभी तुम लोगों ने ध्यान दिया है जो पिक्चर होता है? हेलो बच्चों, हेलो. सर मोटे होते हैं उनके वायर. यस सर, अलग दिखने अलग में तो रेटिंग ज्यादा के हिसाब से अलग अलग अलग-अलग एमएम रेटिंग के तार इस्तेमाल होते हैं. तो क्या तार किया एमएम. गया? मैं तो मान 1000 वॉट से ऊपर की रेटिंग की चीजें हैं, जैसे एसी हो गया आपका, आपके मतलब इमर्सन रॉड हो गए जो 1500 वॉट पे काम कर रहे हैं, आपका माइक्रोवेव हो गया जो 2400 वगैरह वॉट पे कन्वेंशन टैंक वगैरह काम करते हैं. तो उस कंडीशन में आपने केबल में क्या देखा? केबल में बहुत चेंज हो जाता है. क्लियर? ठीक है ना? तो घर की वायरिंग, उसमें आपकी जो इंसुलेटेड कोटिंग प्रोवाइड की गई है वो कैसे प्रोवाइड की गई है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया जो अंडरग्राउंड केबल बिछते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज पे, उसका एग्जांपल लिया. तो जो पतले जो कम रेटिंग के वायर होते हैं तो उसके तो सिंपल एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, एक रबर की कोटिंग होती है. आपने देखा होगा रबर मटेरियल होता है, वल्कनाइज्ड रबर मटेरियल होता है. वो चीजें हम एक एक करके बात करेंगे. तो फिलहाल हम देखते हैं अंडरग्राउंड केबल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं एक साथ, कि क्या क्या चीजें होती हैं एक केबल में, उसके बारे में हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है? क्लियर है चीज? हेलो, यस कर दिया करो तुम लोग भाई. ये है तुम्हारे 3 कंडक्टर, ये 3 फेज हमने लिया है.
तो जिसे हम कोर या कंडक्टर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको कोर भी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपका कोर है, क्लियर, जो करंट को कैरी करता है, करंट को ट्रांसमिट करता है, क्लियर, ठीक है। जो मेन करंट, जो पावर का फ्लो है, वो कंडक्टर के थ्रू ही होता है। बाकी सब चीजों के थ्रू क्या होता है, लीकेज करंट होते हैं। तो जनरली ये 3 फेज है आपके, तो 3 कंडक्टर यूज किया गया है। ये मैंने बोला कि आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर भी हो सकता है और सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जनरली टू प्रोवाइड मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वी यूज स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसके बारे में हम सारी चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है केबल में, तो आप ये कह सकते हो। पहला पार्ट आपका क्या है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट चीज, कोर्स और कंडक्टर जो बोलते हैं हम उसको, कोर्स और कंडक्टर, ठीक है। तो जनरली हम क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं, टू प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया कोर और कंडक्टर का पार्ट जो कि करंट को कैरी करता है, क्लियर। लिखा हुआ है, इसके बाद वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, पेपर इंसुलेशन, पेपर पेपर इंसुलेशन सर। इंसुलेशन। सेकेंड फेज है आपका इंसुलेशन का। यहाँ पे तो चूंकि हमने पेपर इंसुलेशन यूज किया है, क्योंकि इंसुलेशन तो कई तरीके से हो सकते हैं, वो इंसुलेटिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी हम इंसुलेशन के बारे में भी देखेंगे कि इंसुलेशन के लिए क्या क्या जो मेन चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंसुलेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इंसुलेशन, इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल टर्म में बात करें, यहाँ पे तो इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, इम्प्रेग्नेट पेपर यूज किया गया है। अभी हम इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल इंसुलेशन, इंसुलेशन के लिए मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। अगर हम किसी मटेरियल को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सर हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो, रेजिस्टेंस के साथ इसको कंपेयर मत करना, अभी मैं देखूंगा ना, तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है, क्लियर। जबकि हमने क्या पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। याद आ रहा है, आर इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ केबल आता है। अभी हम आगे देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंसुलेशन हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि लो लीकेज करंट हो सके, लीकेज कम से कम हो उस मटेरियल के थ्रू, जो भी हम मटेरियल इंसुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो मेन प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी जो हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हाई, इलेक्ट्रिकल टर्म में ही बात करें तो एनीवन, जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, लीकेज उतना ही कम होता है। ये कैपेसिटर में भी आपने पढ़ा होगा, जब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, याद है कुछ, हेलो, अरे कुछ बोल दिया करो। यस सर, याद है। तो लीकेज करंट होने का मतलब ही होता है कि आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना अच्छा मटेरियल का रख रहे हैं। जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपका ड्रिफ्टिंग उतना ही कम होता है और लीकेज उतना ही कम होता है। अगर हम चार्ज के टर्म में अगर बात करें तो इसका डिटेल में हम जाएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, यस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, क्या क्या मेन चीजें क्या होती है। एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेनेसिटी भी बोलते हैं कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। और दूसरी चीज इलास्टिसिटी, कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है वेरी गुड क्वालिटी। कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो इलास्टिसिटी है, आपके मटेरियल की, जो भी आपने इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया हुआ है, वो अच्छे होने चाहिए। क्लियर है चीज, क्लियर है, हेलो।
यस हेलो, सर, क्लियर क्लियर ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अंडरग्राउंड केबल है, उस बारे में सोच के बताओ थोड़ा सा। ग्राउंड के अंदर केबल है, क्या चीजें हो सकती हैं? मॉइस्चर कंटेंट क्या फर्क डाल सकता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे? मॉइस्चर, ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड के अंदर है तो मॉइस्चर यस सर, होगा ही मॉइस्चर होगा। होगा सर। यस तो ऐसा मटेरियल यूज करें जो क्या हो, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर हो, जिसके अंदर मतलब ऐसा ना हो जाए कि मॉइस्चर कंटेंट इंसर्ट हो जाए, डॉट के टर्म में वहां पे क्रिएट हो जाए, उसको गैप मिल जाए, तो समझ रहे हो? यानी मॉइस्चर फ्री हो, यानी एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। इसको हम एक वर्ड बोलते हैं, हम इसको नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यानी आप जो मटेरियल यूज करें वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक हो, मीन्स नॉन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ही होता है कि मॉइस्चर कंटेंट होना। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि आपके पास H2O के मतलब H2O के टर्म में, ड्रॉपलेट के टर्म में मॉइस्चर होना। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हो जाएगा कि वो मॉइस्चर फ्री हो गया। क्लियर? इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा क्या होना चाहिए? हेलो, ग्राउंड के अंदर है तो और क्या चीजें उसको अफेक्ट कर सकती हैं, बस इसके बारे में सोचो ना। कोई मटेरियल ग्राउंड के अंदर है, एक तो हो गया मॉइस्चर। मटेरियल की प्रॉपर्टी तो हमने देख ही ली, हाई इंसुलेशन, हाई डाइलेक्ट्रिक स्टेट और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी टेनेसिटी और इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए। अब उस पर क्या क्या चीजें फर्क डाल सकती है अगर ग्राउंड के अंदर कोई चीज है? जैसे हम पौधा ही रोपते हैं, अगर मान लो हमने कोई पौधा लगाया, तो पौधे को क्या देते हैं? हम खाद देते हैं, ठीक है, पानी देते हैं, यही काम करते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, पौधा फलता फूलता है। बट इस केस में हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों से इसको बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि प्रॉपर उसका स्ट्रेंथ मौजूद रहे। ऐसा भी ना हो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से आपका स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, उसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस न क्रिएट हो जाए कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए। जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर कंडक्शन के लिए उसको पाथ मिल जाएगा और वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में सीधे आ जाएगा और करंट का फ्लो ग्राउंड की तरफ फ्लो हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो क्या चीज हो सकता है? और ग्राउंड के अंदर क्या केमिकल नहीं हो सकते हैं? हेलो, यस सर। तो बोल सकते हो, तो आप कह सकते हो इम्यून विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल, या फिर नॉट अफेक्टेड बाई केमिकल। जो भी केमिकल मौजूद है उससे वो अफेक्टेड ना हो। जो भी अल्कली है, चाहे मैंने अभी खाद की बात करी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं केमिकल, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोकार्बन ही होगा। तो उस केमिकल की वजह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कोई फर्क न पड़े उस इंसुलेटिंग मटेरियल। मेन हमारा यही काम होता है, ठीक है। हेलो, क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल। ये तो मैंने इंसुलेशन की प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब हम बात करने जा रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की, कि क्या क्या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज किया वो इम्प्रेग्नेट पेपर है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं हम, ठीक है। देखो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो सकता है। पहला, वल्केनाइज रबर, रबर मटेरियल आपने देखा ही होगा आंखों से अपने। दूसरा, और क्या हो सकता है? हेलो, पेपर। हम्म, पेपर। पेपर, हाँ, इम्प्रेग्नेट पेपर मैंने बताया ही। इम्प्रेग्नेटेड पेपर बोलते हैं हम उसको, जो मॉइस्चर फ्री होता है, ठीक है। उसके अलावा
पीवीसी मटेरियल होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने देखा भी होगा पीवीसी मटेरियल, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लियर। इसके अलावा ग्लास। ग्लास, हाँ मतलब वार्निश कैम्ब्रिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि ग्लास वर्ड बोलना सही नहीं रहेगा, वार्निश कैम्ब्रिक बोलते हैं इसे। तब सरफेस को इतना स्मूथ कर देते हैं कि वो चीज आपको मिल जाती है, ग्लासी सरफेस मिल जाता है। इसके अलावा हम पॉलिथीन भी यूज करते हैं। पॉलिथीन जो होता है वो पावर केबल के लिए नहीं यूज होता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी यानी जो लो वोल्टेज केबल होते हैं ना, जो आपने इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह डिजाइन करते हैं या फिर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब वगैरह में, वहां पे आप पॉलिथीन भी यूज कर सकते हैं उनके इंसुलेशन के लिए, जो 12 वोल्ट पे काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं, ठीक है। वल्कनाइज रबर, ये वल्कनाइज वर्ड क्यों आया इसके लिए थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वल्कनाइज का मतलब क्या होता है कि रबर है, रबर में क्या हो सकता है कि मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन हम सल्फर के थ्रू क्या करते हैं, इसको वल्कनाइज कर देते हैं, क्लियर, ठीक है। तो वल्कनाइज प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर यूज होता है, सल्फर इज यूज इन वल्कनाइज प्रोसेस। और ये वल्कनाइज प्रोसेस में यूज होने पे आपका क्या क्या चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, इसकी वजह से देखो क्या क्या चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। पहली चीज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन आपका नहीं होगा, यानी एक तरह से कह लो कि रेजिस्टिव नेचर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, यानी आप कह सकते हैं कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। दूसरा आपका रेजिलेंट टू मॉइस्चर, आपका रेजिलेंट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें करने से थोड़ा सा इलास्टिसिटी भले ही रिड्यूस होती है, लेकिन जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, उसकी वजह से आपका चीज ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो ये जो आपका वल्कनाइज रबर है, ये आपके घरों की वायरिंग से लेके फैक्ट्री वगैरह इन सब की वायरिंग में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो यूज इन वायरिंग पर्पस, कहाँ कहाँ, मतलब इन हाउस होल्ड, मैं लिख रहा हूँ ना, की बात कर लें या किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात कर लें या किसी फैक्ट्री की बात कर लें, हर जगह ये चीज यूज होता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इम्प्रेग्नेट पेपर। अगर मैं इम्प्रेग्नेट पेपर की बात करूं तो इम्प्रेग्नेट पेपर के बारे में थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो ट्रांसफार्मर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम वाइंडिंग तैयार करते हैं तो कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इंसुलेशन आपका इम्प्रेग्नेटेड पेपर से ही किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या है, अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो डायग्राम पे आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, इम्प्रेग्नेट पेपर से इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, उसको राउंड करके उसको लपेट के, क्लियर। तो इम्प्रेग्नेट पेपर क्या करता है कि आपका जो होता है कंडक्टर के ऊपर इसको बाइंड किया जाता है, क्लियर। और ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, ठीक है, वोल्टेज के रेटिंग पे डिपेंड करता है कि आप इम्प्रेग्नेट पेपर कैसा यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। तो मेन क्या होता है ना कि इम्प्रेग्नेट पेपर हम जनरली इसलिए यूज करते हैं कि एक तो इसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, दूसरी चीज कॉस्ट इसकी कम पड़ती है, तीसरी चीज लो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस होता है, मतलब कैपेसिटेंस की बात करें ना तो वो भी काफी कम होता है। तो इस वजह से कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हाईली सुटेबल फॉर है, सुटेबल फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो सारी जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है इस केस में होती है, हाई इंसुलेशन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कम होना, ठीक है,
ड्यूरेबिलिटी अच्छी होना, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना, ये सारी चीजों की वजह से हम इम्प्रेग्नेट पेपर यूज करते हैं। जहां तक मॉइस्चर की बात है, तो मॉइस्चर फ्री करने के लिए हम इसको हाई वोल्टेज टेस्ट से, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टेस्ट से गुजारते हैं। क्यों गुजारते हैं? ताकि जो उसका मॉइस्चर कंटेंट हो उसको हम ड्राई करके निकाल सके। बहुत कम समय के लिए टेस्टिंग की जाती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट उस पेपर में बचा हुआ है उसको हम ड्राई कर दें और वो मॉइस्चर फ्री हो जाए। क्लियर है चीज? तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर आपका ये होता है, ठीक है। अगर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है वल्कनाइज रबर का। ये थोड़ा सा वल्कनाइज रबर से महंगा होता है, ठीक है ना। तो और जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये डिपेंड करता है कि ये कितने टाइप का होता है। ये एक्चुअली 3 तरह के होते हैं: जनरल परपस टाइप, हार्ड ग्रेड टाइप और हीट रेजिस्टिंग टाइप। अगर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, ये जनरली 3 टाइप के होते हैं: जनरल पर्पस टाइप, ठीक है, दूसरा हार्ड ग्रेड टाइप, एंड थर्ड वन इज द हीट रेजिस्टिंग टाइप, ठीक है। तो ये 3 तरीके के आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल होते हैं, जो कि ये तीनों तरीके किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन जो आप प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन प्लास्टिसाइजर यूज। ये सारी थ्योरी पोर्शन ही है, ये बस थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको रखना है, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग लिख देना, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वार्निश कैम्ब्रिक की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये लग रहा होगा कि वार्निश कैम्ब्रिक, कैम्ब्रिक का मतलब ये एक तरह से कॉटन क्लोथ होता है। इट इज अ कॉटन क्लोथ। जनरली ये कॉटन क्लोथ होते हैं, जैसे जूस मटेरियल हो गया जो कॉटन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होगा? इम्प्रेग्नेटेड विद या कोटेड विद वार्निश होता है। ये कोटेड विद वार्निश, क्लियर? चलेगी सर 2:20 तक, ठीक है ना। कोटेड विद वार्निश यानी ये आपका कॉटन क्लोथ होता है जो कि वार्निश से कोटेड होता है, इम्प्रेग्नेटेड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वार्निश कोटिंग होती है इसके ऊपर, इसीलिए हम इसको वार्निश कैम्ब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली कॉटन क्लोथ ही होते हैं या जूट मटेरियल ही होता है, ठीक है। इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, बस इसी को जानिए। अगर मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करूँ, पॉलीथीन की बात करूँ, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी केबल में यूज किया जाता है। यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी केबल यानी जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन किए जाते हैं, जो लो वोल्टेज अप्लायंसेज होते हैं। लो वोल्टेज अप्लायंसेज का मतलब ये मत सोचना घर के सप्लाई के 230 वोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लो वोल्टेज का मतलब क्या हो गया? 12 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए इसको जनरली हम यूज करते हैं, क्लियर। तो ये सारे मटेरियल होते हैं और इतने तरह के होते हैं, बस इसका थोड़ा सा आइडिया लेना है। अगर आपको इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पूछे, इंसुलेशन की मेन प्रॉपर्टी के बारे में पूछे, तो बस इतना ही लिखना है और थोड़ा थोड़ा सब में आपको लिख देना है। आपको मेन हेडिंग ही लिखना है, ये चीज आपके दिमाग में रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या चीजें हैं, उन पे हम थोड़ा सा फिर से फोकस करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि पेपर इंसुलेशन तक के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड पोर्शन हमारा किसका है? थर्ड पोर्शन किसका है हमारा? थर्ड पार्ट किसका है? मेटालिक शीट। हेलो, आवाज आ रही है? लेड शीट है सर, लेड शीट है। हाँ, लेड शीट है जिसको हमने यहाँ पे आपका लेड यूज किया गया ना। आप चाहे तो मेटालिक शीट मटेरियल कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे तुमने बोला कि ग्लासी शीट, ग्लास के बारे में पहले लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका मेटालिक शीट का मतलब हमें मेटल ही यूज करना है। तो जनरली जो आपके अंडरग्राउंड केबल में यूज किए जाते हैं वो लेड शीट ही यूज किए जाते हैं। तो मेटालिक शीट का काम क्या होगा, कौन बताएगा? सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल मॉइस्चर को स्ट्रेंथ। अंदर नहीं जाए।
और ये बात मॉइस्चर ध्यान जो से अंदर सुनना, में है। कंडक्टर के ऊपर इम्प्रेग्नेट पेपर है यानी इंसुलेशन प्रोवाइड है, इंसुलेशन के ऊपर लेड की शीट है। तो मेटेलिक शीट का काम क्या होगा? एनीवन? क्या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, उसके ऊपर हमने मेटल का शीट क्यों दे दिया? क्या रीजन उसके मॉइस्चर पीछे? से प्रो वेरी गुड। टू प्रोटेक्ट, जनरली ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, टू प्रोटेक्ट द केबल। ऑब्वियस सी बात है, केबल को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? किससे प्रोटेक्ट करेगा? फ्रॉम मॉइस्चर। सही बोला जिसने भी बोला। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा? ये लेड शीट हम यूज कर रहे हैं। मॉइस्चर के अलावा जो मैं केमिकल्स की बात कर रहा था, क्लियर? केमिकल्स मतलब क्या हो जाएगा? अल्कलीज हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो केमिकल्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया है? एक लेड की शीटिंग प्रोवाइड कर दी है। तो जनरली जो मटेरियल यूज करते हैं, मतलब मेटालिक शीट में जो मटेरियल यूज करते हैं वो लेड या एल्युमिनियम यूज करते हैं। यूज मटेरियल आर, या तो हम लेड यूज करेंगे या फिर एल्युमिनियम। ठीक है, यानी आपकी जो शीथिंग होगी या तो वो लेड की होगी या तो एल्युमिनियम की। ठीक है, अब जब थर्ड वन पे सर बढ़ते ये हैं। जो हेलो, हेलो हाँ हाँ बताइए। सर, मैं ये कह रहा था जो आपने यहाँ पे कह रहे हो कि मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं ये, सर मेटल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे। अभी आगे बढ़े तो देखो, बेडिंग प्रोवाइड किया मैंने, मतलब मैंने नहीं, यहाँ पे मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट के ऊपर बेडिंग प्रोवाइड की गई। बेडिंग जो होता है वो प्रॉपर कॉटन होता है, ताकि इसको कोरोजन से बचाया जा सके, जो तुम बोल रहे हो। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या है? मॉइस्चर केमिकल जो है वो किस में मौजूद होंगे? सॉइल में यानी ग्राउंड में। क्लियर? तो उससे प्रोटेक्ट कराने के लिए यहाँ पे मेटल प्लेट यूज किया गया। ठीक है, अब मेटल प्लेट को भी तो प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई कोरोजन ना हो। जैसा तुम कह रहे हो जंग लग जाना, यही होता है ना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो। ठीक है, तो फोर्थ पोर्शन क्या है हमारा? चौथा क्या है हमारा? बेडिंग। बेडिंग में क्या होगा? बेडिंग में क्या होगा? त्यागी अभी बता रहे थे ना, बोलो। हाँ हेलो। सर, उसमें आपने बताया कि कॉटन प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीडाइजेशन से बचा लेगा वो। जनरली जो मटेरियल यूज करते हैं हम इसके लिए, जूट या फिर मतलब कॉटन, कॉटन मटेरियल यूज करते हैं। कॉटन, कॉटन की बात करें तो जनरली जूट या फिर हेसियन टिप यूज करते हैं। हेसियन टिप मतलब क्या हो गया? ये कॉटन का कपड़ा ही हो गया। ठीक है, इज यूज, और ये क्यों यूज किए जाते हैं? तुम्हारे क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्यों यूज किए जाते हैं बताओ जल्दी। हाँ अभी सर, बोला वो तुमने, मेटल, सर वो टू मेटल से प्रोटेक्ट, जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, टू प्रोटेक्ट मेटालिक शीट। ठीक है सर। मेटालिक शीट को अब ये प्रोटेक्ट करेगा, और ये मेटालिक शीट को किससे प्रोटेक्ट करेगा? किससे प्रोटेक्ट करेगा? अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन। मेन क्या है? आप एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, कोरोजन। क्लियर? ठीक है, जो आपको कोरोजन हो रहा है उससे इसको प्रोटेक्ट करेगा ये। क्लियर? ठीक है, और भी एक चीज काम, बेडिंग का एक काम और होता है। ये तो कोरोजन से प्रोटेक्ट कर ही रहा है मेटालिक शीट को, और ये जो हम आर्मरिंग प्रोवाइड करते हैं ना, आर्मरिंग। क्लियर? ठीक है, आर्मरिंग भी एक तरह से मेटालिक होती है बॉडी। अभी हम देखेंगे गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज करते हैं इसके लिए। आर्मरिंग की वजह से इस पे कोई हार्म ना आए, यानी कोई इस पे मतलब इंजरी ना हो, कोई मतलब इस पे ऐसा ना हो कि अचानक से इसका वेट लग जाए और थोड़ा सा ब्रेकेज हो जाए। तो मैकेनिकल एक शॉक। तरह से आप ये कह सकते हो कि जो मैकेनिकल इंजरी होगी मेटालिक शीट की ड्यू टू द आर्मरिंग, उससे भी ये इसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगेंस्ट कोरोजन एज वेल एज मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मरिंग। आर्मरिंग की वजह से जो मैकेनिकल इंजरी हो रही है उससे भी ये इसको बचाता है। ठीक है, क्योंकि आर्मरिंग भी हम क्या करते हैं?
देखो यहाँ पे हमने डबल कोटिंग किया है क्योंकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। ये घर का वायरिंग मत समझना ही है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में क्या है तुम्हारा, पांचवा क्या है तुम्हारा, आर्मरिंग। वर्ड से ही मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, आर्मर। आर्मरिंग का क्या रोल होगा, सर केबल हेलो? को मैकेनिकल शॉक से बचाएगा। केबल को मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, वेरी गुड। अंडरग्राउंड केबल है तो हो सकता है उस पर कुछ अचानक से बहुत हैवी वेट गिर जाए, चाहे कुछ भी है, एक स्ट्रेस पड़ सकता है, एक प्रेशर पड़ सकता है, ठीक है। तो आर्मरिंग भी जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है केबल को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक कह लो या मैकेनिकल इंजरी वर्ड यूज किया है वो, ठीक है। तो आर्मरिंग जो होती है वो जनरली होती है आपकी डबल कोटिंग भी हम करते हैं इसमें, स्टील टेप वगैरह यूज करते हैं। तो जनरली जो होता है ये आर्मरिंग होती है वन और टू लेयर्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील। जनरली ये गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज करते हैं या स्टील टेप यूज कर लेते हैं, और स्टील टेप, लेकिन हम यूज करते हैं स्टील मटेरियल ही, ठीक है, ठीक है। जैसा कि अभी त्यागी ने बोला, इसको किससे हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो आपका बाहर एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है उसकी वजह से मान लो कोई हैवी व्हीकल आ गया या कुछ भी हो गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गए, जो भी चीजें हो गए, तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक तरह से क्या कर रहा है वो, केबल को प्रोटेक्ट ही कर रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आर्मरिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, जैसा बोला त्यागी ने, फ्रॉम मैकेनिकल शॉक या इंजरी, जो भी कह रहे। क्लियर है चीज? हेलो हेलो, यस सर। तो आर्मरिंग जनरली क्या है ना, मतलब ये जो जहां तक हो गया हमारा बेडिंग तक हमने प्रोवाइड कर दिया था। जनरली क्या होता है कि आर्मरिंग आपका यूज भी नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही हाई एक्स्ट्रा वोल्टेज केबल होगा तभी आप आर्मरिंग यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। लास्ट वन क्या था आपका, लास्ट वन क्या था केबल में, सर्विंग। सर्विंग का क्या काम होगा, सिक्स पार्ट इज सर्विंग। सर्विंग किस लिए कर रहे हैं हम, अभी हमने देखा था मेटल के ऊपर बेडिंग की थी, तो यहाँ भी एक मेटल के ऊपर सर्विंग का ऑप्शन डाल दिया है। अरे वहीं से बोल दो ना, मतलब सिंपल है, वहीं से मतलब है। बेडिंग के लिए हमने जूट मटेरियल वगैरह यूज किया, जो बेडिंग क्यों यूज की हमने, इस मेटालिक शीट को कोरोजन से बचाने के लिए। यहाँ भी स्टील आ गया, तो स्टील है तो इसको भी तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाना हमें, तो इसीलिए यहाँ भी सर्विंग में भी हम फाइब्रस मटेरियल या मतलब जूट ही यूज करते हैं। यूज फाइब्रस मटेरियल लाइक जूट, ये क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, जैसे हमने मेटालिक शीट को बचाने के लिए बेडिंग की थी, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, आर्मरिंग को बचाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉटन से कुछ उसका प्रोटेक्शन कराना पड़ेगा, ताकि जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसका कोई असर ना पड़े, यानी टू प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ऐसा लिख सकते हैं हम, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्लियर है? तो ये जो थ्योरी पार्ट है, जो आप लोगों को लगता है कि ये थ्योरी पार्ट है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ मतलब ज्यादा अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है, बस ये केबल आप जानिए, केबल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और बहुत आसान है। कंडक्टर को इंसुलेशन प्रोवाइड किया, इंसुलेशन को मतलब मॉइस्चर फ्री वगैरह से बचाने के लिए, अल्कली वगैरह से बचाने के लिए उसके ऊपर मेटेलिक शीथिंग की, मेटेलिक शीथिंग को कोरोजन से बचाने के लिए उस पर जूट के मटेरियल की कोटिंग की, यानी इसको बेडिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको मैकेनिकल शॉक या मैकेनिकल इंजरी से बचाना हमें लेड शीट को,
तो उसके लिए हमने आर्मरिंग कर दी। फिर इस आर्मरिंग को, चूंकि वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, यानी मेटल यूज कर रहे हैं, तो इसको भी हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाना है, तो हमने सर्विंग यूज करी। ये सारी चीजें होती हैं आपकी इंसुलेटेड केबल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल टर्म में अब हम सब चीजें इसके जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल टर्म में हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, अरे बोल दिया करो बच्चे।